अगर मैं आपसे कहूँ बिना मीठा बन के ही आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। रोटी भी खा सकते हैं, चावल भी चलेगा, फ्रूट्स भी खा सकते हैं, लेकिन बस आपको इन सब के साथ 3 सिंपल चीज़ें फॉलो करनी होंगी। तो क्या आप विश्वास करोगे? आज मैं आपको वही 3 चीज़ें बताऊंगा जिनसे आपकी ब्लड शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल में रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आरिफ मलिक, एक आयुर्वेदिक फिजिशियन हूं और पिछले 5-6 साल से आयुर्वेदिक दवाओं से बीमारियों का उपचार करता हूं और शुगर का भी आयुर्वेदिक दवाओं से ही उपचार करता हूं। और इसके लिए मेरा फोकस एकदम सिंपल रहता है कि आप क्या खाते हैं, आपके फूड का पोर्शन साइज़ क्या है और आप किस टाइम पर खाना खा रहे हैं। बस ये तीनों चीज़ें आपकी शुगर जो कंट्रोल है उसको डिसाइड करती है। तो बस इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से समझ लीजिए और कभी भी आपको जो शुगर है वो परेशान नहीं करेगी। डायबिटीज़ में जितना ये जानना ज़रूरी होता है दोस्तों कि क्या खाएं क्या ना खाएं, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि क्या खाएं और कैसे खाएं। हमें खाने को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, बस बैलेंस करना है। तो चलिए जानते हैं कि वो 3 चीज़ें कौन सी हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आते हैं नंबर 1 पर, जिसमें हम बात करेंगे कि हमें क्या खाना है, कितना खाना है। देखिए, जितना ज़्यादा किसी अनाज को पीसकर, छानकर रिफाइन किया जाता है, उतनी ही तेज़ी से वो आपकी ब्लड शुगर को बढ़ाता है। मैदा और बहुत ही ज़्यादा फाइन सूजी या इसी तरीके की कोई दूसरी चीज़ों को डाइजेस्ट करना हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आसान होता है। बहुत जल्दी हमारी बॉडी इन चीज़ों को पचा लेती है और इसी वजह से हमारी जो ब्लड शुगर होती है, वो एकदम बहुत तेज़ी के साथ हाई हो जाती है। इसके उल्टा जब आप होल फूड्स या कम रिफाइन की हुई चीज़ें लेते हैं, जैसे कि होल व्हीट आटा, दलिया, जौ या फिर ओट्स, तो उनमें फाइबर ज़्यादा होता है। उससे क्या होता है कि आपका जो डाइजेशन होता है वो स्लो हो जाता है और शुगर धीरे धीरे ब्लड के अंदर आती है और इसका रिजल्ट हमें ये देखने के लिए मिलता है कि हमारी ब्लड शुगर जो होती है वो उसको हमारी बॉडी आसानी से कंट्रोल कर लेती है। अब प्रैक्टिकली ज़िंदगी की बात करें तो अगर घर में आप रोटी बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि होल आटे की बनाएं, या फिर हो सके तो उसके अंदर आप भूसी अलग से मिला लें, यानी कि जो हम आटा छानते हैं उसको छाने ना, और उसकी जो भूसी होती है वो उसमें मिला लें ताकि फाइबर कंटेंट इसमें बढ़ जाए। या फिर आप चाहे तो आटे के अंदर मिक्स आटा भी मिला सकते हैं, जैसे कि रागी का आटा, बाजरे का आटा या फिर जौ का आटा। और अगर आपको उपमा पसंद है तो सूजी की बजाय आप दलिया ट्राई कीजिए या फिर उपमा ट्राई कीजिए। और चावल को आप कंप्लीटली बंद मत कीजिए, बस या तो चावल आप पहले बॉइल्ड करके इसका पानी बिल्कुल निकाल लीजिए, या फिर लॉन्ग ग्रेन बासमती चावल जो आते हैं, जो कच्ची बासमती चावल आती हैं, लंबा वाला जो बासमती आता है अच्छी क्वालिटी का, उसको लीजिए। उसका भी आपको आधे से 1/3 पोर्शन तक ही आपको इसको लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। याद रखिए, स्टिकी चिपचिपे टाइप के जो चावल होते हैं, यानी कि जो थोड़े मोटे क्वालिटी के चावल होते हैं, उनको आपको नहीं लेना है। ये आपकी शुगर काफ़ी तेज़ी से बढ़ाते हैं, इसलिए आपको इनसे बचना है। इसकी जगह आप कच्ची बासमती के चावल खास तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दाल, चना, राजमा, पनीर, अंडा, चिकन, फिश और फाइबर जैसी सब्जियां और सैलेड के साथ इसको लेते हैं तो इससे शुगर का अब्जॉर्ब जो होता है वो बॉडी के अंदर स्लो हो जाता है। और अगर आप इसके ऊपर 1 चम्मच हेल्दी फैट, जैसे कि देसी घी या फिर ऑलिव ऑयल या फिर फैट रिच फूड जैसे कि मूंगफली, बादाम या अखरोट भी खा लेते हैं, इससे शुगर का एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर और भी ज़्यादा स्लो हो जाता है। एक सीधा सा आइडिया याद रखिए कि आपकी प्लेट में आधा प्लेट नॉन स्टार्ची सब्जी होनी चाहिए, जैसे कि लौकी, तोरी, टिंडा, भिंडी, घिया, गोभी, सलाद, खीरा वगैरह या फिर गाजर वगैरह। 1/4 प्लेट आपका होना चाहिए प्रोटीन, जैसे कि दाल, चना, राजमा, पनीर, टोफू, अंडा, चिकन या फिर फिश। और 1/4 प्लेट होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें कि चावल हो या फिर रोटी हो। इनमें से कोई एक चीज़ ही आप कार्बोहाइड्रेट्स में ले सकते हैं, यानी कि अगर आप एक टाइम पे लेना चाहें तो या चावल ले सकते हैं या फिर गेहूं का आटे की रोटी वगैरह ले सकते हैं। दोनों को एक साथ करके कंबाइन करके आपको नहीं खानी है। इसके साथ थोड़ा सा हेल्दी फैट होना भी बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना जो खाना है उसमें थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी जो शुगर है वो धीरे धीरे स्टेबल होनी शुरू हो गई। और हाँ, हमेशा मैं ग्लूकोज मॉनिटर करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। इसके लिए आप चाहे तो CGM यानी कि कंटिन्यूसली ग्लूकोज मॉनिटर जो आजकल आते हैं उनका आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी 24 घंटे की जो रियल टाइम ब्लड शुगर है वो दिखती रहती है। या फिर आप चाहें तो ग्लूकोमीटर रख लीजिए और उससे शुगर चेक करते रहिए। और यकीन जानिए, अगर आप अपनी शुगर को सही तरीके से ट्रैक करते हैं तो वो आपका गैस करने से लाख गुना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि यही आपको आपकी अंदरूनी कंडीशन की जो असली पिक्चर है वही दिखाती है। चलिए अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ, जहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट पोर्शंस
और रोज़ आप क्या खा सकते हैं इसका एक फ्रेमवर्क बताऊंगा। अब आते हैं दूसरे काम पर। दूसरे काम का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यानी कि कार्बोहाइड्रेट, बजट और टाइमिंग। सिंपल भाषा में समझे तो जैसे पैसों का मंथली बजट आप बनाते हैं, कितने आपको खर्च करने हैं, कितने आपको रखने हैं, कितने कहाँ पर इस्तेमाल करने हैं, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स का मील जो होता है उसका मील वाइज बजट आपको तय करना है। यहाँ पर हम रोटी चावल को बंद नहीं करने वाले, बस सही तरीके से अपने मील्स में फिट करने वाले हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि एक दिन में वो कितना कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं। तो अगर आप एक औरत हैं, एक लेडी हैं, तो आप हर मील में आप लगभग 30 से 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। और अगर आप एक मेल हैं, मर्द हैं, तो लगभग 45 से 60 ग्राम तक का आप खाने में कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। वैसे अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती तो आप हमेशा लोअर एंड से ही शुरुआत कीजिए, जैसे कि 30 से 45 ग्राम से ज़्यादा आप इसको मत लीजिए। साथ ही अपनी शुगर को आप मॉनिटर ज़रूर करते रहिए और देखते रहिए कि इसका आपकी बॉडी पर क्या असर पड़ रहा है, और उसके हिसाब से आपको अपने कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम या ज़्यादा कर लेनी चाहिए। वैसे अगर आपको समझ में नहीं आता कि किस चीज़ में कितना कार्बोहाइड्रेट है, तो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। आप इनको नोट कर लीजिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और अगर इसके अलावा आपको कुछ और चीज़ें खाने की ज़रूरत होती है, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कि उसमें कितने कार्ब्स होते हैं, तो आप नीचे कमेंट्स करके मुझसे पूछ लीजिए। मैं वहीं पर आपको इसके बारे में फुल्ली डिटेल के साथ बता दूंगा कि इसमें इतनी कार्ब्स हैं। तो देखिए, एक मीडियम साइज़ के फुलके में रोटी में लगभग 5 से 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। यानी अगर आपके हर मील बजट में 30 से 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स आपको लेने हैं, तो आप 2 फुलके प्लस वेजिटेबल और प्रोटीन इसके साथ में ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चावल खाते हैं तो आधा कप पके हुए चावल के अंदर लगभग 20 से 25 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और 3/4 कप में लगभग 30 से 35 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और एक कटोरी पके हुए दलिया के अंदर या फिर ओट्स के अंदर आप देखें तो 25 से 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, एक बात आपको और याद रखनी है कि एक टाइम पर आप एक ही तरीके का कार्बोहाइड्रेट्स खा सकते हैं। अगर आप रोटी खाते हैं तो आपको रोटी ही खानी है, इसके साथ आपको चावल या फिर पोहा का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके जो शुगर है उसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए ऐसा करने से बचें। और हर मील में एक ही प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट्स यूज कीजिए, या तो रोटी ही खाइए या चावल ही खाइए या फिर पोहा ही खाइए। सबको आपस में मिक्स मत कीजिए, और साथ में वेजिटेबल्स और प्रोटीन्स का ज़्यादा ध्यान रखिए। साथ ही साथ खाने के तुरंत बाद 10 से 15 मिनट की हल्की वॉक आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये पोस्ट मील शुगर स्पाइक को काफ़ी हद तक कम कर देती है। वैसे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखने की है कि अगर आप इंसुलिन या फिर शुगर की दवाइयाँ लेते हैं, तो कार्ब्स को कम करते ही आपकी शुगर जो होती है वो लो होने का रिस्क बढ़ जाता है, उसका खतरा आपको बढ़ जाता है। इसलिए अपने डॉक्टर से हमेशा डोज को डिस्कस करते रहिए कि आपको अपना कितना पोर्शन कम करना है, कितना नहीं। खास तौर पर जब जब आप इंसुलिन लेते हैं, उस केस में आपको ये ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ और जानते हैं कि हर एक मील में प्रोटीन की सही मात्रा कितनी लेनी चाहिए, कितना प्रोटीन हमारे लिए ज़रूरी होता है, और डायबिटीज़ के लिए ख़ास तौर पर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। दोस्तों, डायबिटीज़ में प्रोटीन को लोग अंडर एस्टिमेट अक्सर कर देते हैं, लेकिन यही चीज़ आपके पोस्ट मील स्पाइक को कंट्रोल करने में सबसे ज़्यादा मदद करती है। देखिए, प्रोटीन जो है ये पेट को देर तक भर कर रखता है, इससे डाइजेशन स्लो हो जाता है और ये मसल्स को प्रोटेक्ट भी करता है। और आप जानते हैं कि मसल्स जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ग्लूकोज उतनी ही बेहतर तरीके से हमारा यूज़ होगा, कंट्रोल में रहेगा। एक आम आदमी को एक दिन में 1 से 1.25 ग्राम प्रोटीन पर किलो बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए, कम से कम इतना लेना चाहिए। यानी कि अगर आप 60 किलो के हैं तो आपको रोज़ाना 60 से 72 ग्राम 75 ग्राम प्रोटीन कम से कम लेना चाहिए। इसे लेने का बेस्ट तरीका ये है कि आप 3 मील्स में इसको बराबर बराबर बांट दें। अब ये कैलकुलेट कैसे होगा कि हम कितना प्रोटीन रोज़ाना ले रहे हैं, तो इसके लिए आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। एक अंडे में आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 100 ग्राम पनीर के अंदर आपको 18 से 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। 100 ग्राम चिकन के अंदर आपको 25 से 27 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। 100 ग्राम फिश के अंदर आपको 20 से 22 ग्राम प्रोटीन, और एक कटोरी दाल में आपको 8 से 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। और अगर आप राजमा या चना खाते हैं तो एक कटोरी राजमा या चने में आपको 10 से 12 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो इससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो ही जाएगा कि आपको दिन भर में कितना प्रोटीन लेना है, या फिर आप पूरे दिन में कितना प्रोटीन ले रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊं, और मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी।
अगर कोई भी ऐसी बात आपकी समझ में नहीं आई, आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न है, आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप पर्सनलाइज सजेशन चाहते हैं, अपने लिए कोई पर्सनलाइज एक प्लान बनवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करना, तो आप ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।